बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7 की व्याकरण की पाठ्य पुस्तक व्याकरण सुधा का। ठीक है बच्चों, तो आज हम पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। पाठ 6 का नाम है शब्द रचना। तो शब्द रचना का अर्थ होता है शब्दों की रचना किस प्रकार से की जाती है। तो इस पाठ में हम किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? उपसर्ग और प्रत्यय का। तो देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है? उपसर्ग। तो उपसर्ग जो हैं शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। तो उपसर्ग क्या होते हैं? वो शब्द नहीं होते बल्कि शब्दों के अंश होते हैं। तो जो शब्दांश मूल शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो किसे उपसर्ग कहते हैं? जो शब्दांश शब्दों के पहले जुड़कर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, यानी कि उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। अब देखिए, उपसर्ग की परिभाषा यहाँ पे क्या लिखी गई है। तो जो शब्दांश की शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो ये क्या हो गई? इसकी परिभाषा हो गई। तो उपसर्ग को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? तो जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे हम क्या कहेंगे? उपसर्ग। क्या कहेंगे बच्चों? उपसर्ग। तो देखिए, उपसर्गों का महत्व शब्दों के साथ ही है, यानी कि यदि शब्द नहीं होंगे तो उपसर्ग का भी कोई महत्व नहीं होगा। तो उपसर्ग यदि शब्द के साथ जुड़ेगा तभी एक नया शब्द बनेगा, अन्यथा उसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। तो ये अलग से प्रयुक्त नहीं किए जाते, तो इनका प्रयोग हम अलग से कभी भी नहीं करते हैं। तो चलिए देखिए किस प्रकार से होते हैं। जैसे उपसर्ग, यहाँ पर ये उपसर्ग दिए गए हैं और ये मूल शब्द। तो गुण क्या है? मूल शब्द है और इसमें हम लगा देंगे अव उपसर्ग। तो ये क्या बन जाएगा? अवगुण। अवगुण का अर्थ होता है बुरा गुण, यानी कि जिसके अंदर बुरे गुण होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अवगुण है। इसके अंदर अवगुण है। उसके बाद क्या है? उपसर्ग है उप और कार। तो किसी के ऊपर उपकार करना उपकार कहलाता है। इसके बाद है परा प्लस जय, यानी कि पराजय। तो जब हम हार जाते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? पराजय। सुनाम, सुनाम अर्थात अच्छा नाम। तो ये शब्द क्या है? यहाँ पे उपसर्ग है और यहाँ पे मूल शब्द है। तो यहाँ पे आपको पता चला, यदि उपसर्ग को अलग से इसमें प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर उसका कोई भी अर्थ नहीं होगा जब तक उसके साथ मूल शब्द नहीं जुड़ेगा। अब देखिए, उपसर्ग के कितने भाग होते हैं। तो पहले संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, उसके बाद हिंदी के उपसर्ग होते हैं, उसके बाद उर्दू के उपसर्ग होते हैं और फिर संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ पे उपसर्ग के कितने भाग हो गए हैं? 4 भाग। तो पहले संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं। तो संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। तो संस्कृत के उपसर्गों को और क्या कहते हैं? तत्सम। तत्सम का अर्थ होता है जो मूलतः संस्कृत से सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम। तो यहाँ पर क्या है? संस्कृत के उपसर्ग यानी कि तत्सम शब्द। तो संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 है। कितनी है? 22। इन सभी का हिंदी भाषा में प्रयोग होता है। तो इन सभी उपसर्गों का कहाँ पर प्रयोग होता है? हिंदी भाषा में। तो आज हम जो है संस्कृत के उपसर्गों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, उपसर्ग क्या है? अति। अति का अर्थ होता है अधिक। तो अधिक, अब इसका उदाहरण देखिए, अत्यंत, अत्याचार, अत्यधिक, अतिक्रमण। तो ये क्या है? किसके उदाहरण हैं? अति के। अब इसके बाद है अधि। अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, जैसे अध्यादेश, अध्यक्ष, अधिकार, अधिनायक। तो ये क्या हो गया? अधि प्लस देश, अध्यक्ष, अधिकार, अधिनायक। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या है? अधि। अब देखिए अगला अप। अप का अर्थ क्या होता है? बुरा या हीन। तो जो बुरा या हीन भावना होता है वहाँ पे क्या होता है? अप। अब ये यहाँ पे देखिए उदाहरण, अपयश, अपमान, अपकार, अपशब्द। तो ये सब किस में प्रयोग होते हैं? बुरी चीज़ों में। जब हम कहीं पे बुरा बोला जाता है तो वहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए अभी। अभी का मतलब होता है सामने या ओर। तो अभी में देखिए उदाहरण, अभिलाषा, अभिमान, अभिशाप। तो अभिलाषा यानी कि किसी के अंदर जब इच्छा होती है तो उसे क्या कहते हैं? अभिलाषा। अब जब कोई घमंड कर लेता है तो उसे अभिमान कहते हैं। और जब हमें जो मतलब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो कहते हैं अभिशाप। इसको किसी का अभिशाप मिला हुआ है, यानी कि बुरा शाप। अब इसके बाद देखिए अव का अर्थ भी होता है बुरा, हीन या उप। अब इसके उदाहरण देखिए, अवतार,
अवहेलना, अवगुण, अवनति, अवशेष, अवमानना। तो ये सब क्या हैं? अव के उदाहरण हैं। अब इसके बाद देखिए अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। इसके उदाहरण देखिए अनुभव, अनुकरण, अनुशासन, अनुचर। तो ये सब क्या हैं? इसके उदाहरण हैं। अब इसके बाद देखिए आ का अर्थ होता है तक या समेत। तो यहाँ पे उदाहरण देखिए इसके आजन्म, आजीवन, आमरण। तो ये तीनों किसके उदाहरण हैं? आ के। अब इसके बाद देखिए उत का मतलब होता है ऊपर या श्रेष्ठ। तो उत का उदाहरण क्या है? उत्साह, उत्कर्ष, उत्पात, उत्पन्न। तो ये किसके उदाहरण हो गए बच्चों? ये हैं उत के उदाहरण। इसके बाद देखिए दूर का मतलब होता है कठिन या बुरा। तो देखिए इसके उदाहरण क्या क्या हैं? दुर्गति, दुर्बल, दुर्भाग्य, दुर्गम। तो ये किसके उदाहरण हो गए हैं? ये हैं दूर के उदाहरण। अब इसके उपरांत देखिए दुस का अर्थ होता है कठिन या बुरा। अब देखिए इसके उदाहरण क्या क्या हैं? दुस्साहस है, दुस्साध्य हैं, दुष्कर है और दुष्कर्म है। तो ये क्या हैं? किसके उदाहरण हो गए हैं? संस्कृत के उपसर्ग हो गए हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिए इसके बाद है निर का अर्थ हो जाएगा रहित या नहीं। तो इसके उदाहरण देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। निर्दोष, निर्दय, निर्भय, निर्मल, निर्जल और निर्लज्ज। तो ये किसके उदाहरण हैं? ये उदाहरण हैं निर के। अब इसके बाद देखिए निस का अर्थ होता है रहित या नहीं। तो इसके उदाहरण देखिए निष्काम, निसंदेह, निश्चल, निष्कलंक। तो ये किसके उदाहरण हो गए हैं? ये उदाहरण है निस के। इसके बाद देखिए उप का अर्थ होता है पास या न्यून। तो इसके उदाहरण क्या हो गए? उपकार हैं, उपसर्ग है, उपचार है, उपदेश हैं। इसके बाद देखिए नी का अर्थ होता है नीचे या निषेध। अब इसके उदाहरण देखिए निशब्द, निपात, निबंध, नियम। अब अगला देखिए प्र का अर्थ होता है आगे या अधिक। तो प्र का उदाहरण देखिए प्रयत्न, प्रबल, प्रगति, प्रलाप। अब इसके बाद देखिए परि का अर्थ होता है चारों ओर। तो परि के उदाहरण देखिए क्या क्या हैं? परिक्रमा है, परिचालक है, परिधि है, परिणाम। अब इसके बाद देखिए परा का अर्थ होता है विपरीत या नाश, यानी कि किसी के विपरीत उल्टी दिशा में जाना या नाश होना। तो परा में क्या क्या उदाहरण हैं? पराजय हैं, पराधीन हैं, पराक्रम हैं, पराभव हैं। इसके बाद देखिए प्रति का अर्थ होता है सामने या विरुद्ध। तो देखिए इसके उदाहरण क्या क्या हैं? प्रतिवादी है, प्रतिहिंसा है, प्रतिरूप है, प्रतिघात है। ये किसके उदाहरण हैं? सभी प्रति के। इसके बाद देखिए वी का अर्थ होता है विशिष्ट या भिन्न। तो इसके उदाहरण देखिए वियोग, विदेश, विशुद्ध और विपक्ष। ये किसके उदाहरण हो गए हैं बच्चों? ये हैं वी के उदाहरण। इसके उपरांत देखिए सम का अर्थ होता है पूर्णतः, साथ और अच्छा। अब इसके उदाहरण देखिए संशोधन हो गया है, संभव हो गया है, संकल्प हो गया है, सम्मान हो गया। ये किसके उदाहरण हो गए हैं? ये सम के उदाहरण हो गए हैं। इसके उपरांत सु का अर्थ होता है अच्छा। तो देखिए उदाहरण इसके सुलभ, सुगम, सुकर्म, सुपुत्र। ये किसके उदाहरण हो गए? सु। अब इसके बाद है स का अर्थ होता है साथ होना। तो किसी के भी साथ तो सपरिवार, सफल, सक्रिय, सकुशल। तो ये सब किस चीज़ के उदाहरण थे? ये थे उदाहरण संस्कृत के उपसर्ग के। तो संस्कृत के कुल कितने उपसर्ग होते हैं? 22। तो अभी हमने कितने उपसर्गों का अध्ययन किया? 22। तो अब आपको समझ में आया बच्चों? और आगे का पार्ट आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक और शेयर करना होगा। ठीक है बच्चों? बाकी का पार्ट मैं कल समझाऊंगी आपको।